हेलो फ्रेंड्स, मैं विश्वजीत मुखर्जी आप सबको वेलकम कर रहा हूँ माय यूट्यूब चैनल पे। आज हम एक स्टॉक के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। उससे पहले बात करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ आज के मार्केट के बारे में। आज का मार्केट क्या है, मार्केट निफ्टी कितने में बंद हुआ है। आज का निफ्टी का जो स्टेटस है, निफ्टी 21,400 में आज का दिन में बुकिंग उसका क्लोज हुआ है। लगभग 22,100 का हाई बनाने के बाद निफ्टी ने सडनली ये 2-2.5% का एक छोटा सा करेक्शन निफ्टी में आया है। लेकिन छोटा सा इतना करेक्शन में मार्केट में बहुत हलबली मच चुकी है कि मार्केट गिर रहा है, लेकिन ये दिखा जाएगा तो 2-2.5% ही है। एक्चुअली निफ्टी का प्राइस इतना ज़्यादा हो चुका है, 22,000 के ऊपर निफ्टी चला गया, इसीलिए ये छोटा सा गिरा हुआ चीज़ भी हम लोगों को बहुत 500-600 पॉइंट का डिफरेंस सामने आ रहा है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं जिसके बारे में, वो है HDFC बैंक। आज HDFC बैंक के शेयर लगातार 2 दिन से गिरे जा रहे हैं। इसका गिरने का रीज़न क्या है? ये मार्केट पे लगातार 2 दिन से जितना गिर रहा है, लगभग पहला दिन 7-8% गिर गया था, आज भी लगभग 3% गिरा है, मतलब 10-12% तो गिर ही गया है। ये गिरने का रीज़न क्या है? HDFC बैंक आज शायद लगभग 1486 में HDFC बैंक का क्लोजिंग हुआ है। देखिए, मेन रीज़न जो होता है HDFC बैंक का गिरने का, वो है FII का सेलिंग। अभी अगर आप मान लो FII क्यों सेलिंग कर रहा है, FII का सेलिंग करने का रीज़न क्या है? FII का सेलिंग करने का रीज़न ये है, HDFC बैंक ने रिसेंटली क्वार्टर का एंडिंग का रिज़ल्ट पोस्ट किया था। उसमें रिज़ल्ट भी बहुत ख़राब आया, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन FII फिर भी सेलिंग कर रहा है। इसका मतलब यही है, बहुत दिन से HDFC बैंक एंड HDFC बैंक का मार्जर होने वाला था एंड मार्जर कंप्लीट भी हुआ, लेकिन मार्जर होने के बाद भी FII जो इन्वेस्टेड था उसको ये लगा था कि बैंक अभी चलने वाला है, लेकिन फिर भी वो जो FII का जो फुलफिलमेंट रिक्वायरमेंट है उसका फुलफिलमेंट हो नहीं पाया। लगभग 2-2.5 साल से शायद ये लोग इन्वेस्टेड रहे होंगे, लेकिन ये HDFC बैंक इन लोगों को कोई रिटर्न नहीं दिया। आप देखे होंगे लास्ट 1-1.5 साल में HDFC बैंक कोई रिटर्न नहीं दिया, इसीलिए FII लोग HDFC बैंक से एग्जिट कर गए होंगे। ओनली कल का दिन में HDFC बैंक में 8,000 करोड़ का सेलिंग हुआ है दोस्तों, इसीलिए HDFC बैंक में इतना बड़ा गिरा है। अभी HDFC बैंक में जो इतना गिर रहा है, इतना सेलिंग है, इसका और क्या रीज़न है? देखिए, हिडन एक रीज़न मैंने एक मेरा दूसरा चैनल में सबको हमारा दोस्त लोगों को शेयर किए थे। चलिए मैं एक बार आप लोगों को इसका छोटा सा एक एग्जांपल या छोटा सा रीज़न मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। हिडन रीज़न जो है, चलिए देखिए, HDFC बैंक का जो नेट उसका प्रॉफिट था, नेट प्रॉफिट आपका लगभग 39% का इंक्रीमेंट हुआ था, और उसका जो सेल्स है, सेल्स में इंक्रीमेंट हुआ था 73%। तो आप बोलेंगे 73% रेवेन्यू में इंक्रीमेंट हुआ है, उसके बाद प्रॉफिट भी आप बोल रहे हो इंक्रीज हुआ है, लेकिन फिर बैंक गिरा क्यों? बैंक का गिरने का रीज़न क्या है? हाँ, बैंक का गिरने का रीज़न मैं आपको बताऊंगा। तो ये जो नेट प्रॉफिट था दिसंबर 22 में, ये था 12,735 करोड़, जो आप यहाँ पे ग्रीन लाइन में देख रहे हो, एंड दिसंबर 23 में ये प्रॉफिट हुआ है 17,718 करोड़। तो ये जो दोनों का डिफरेंस है, ईयर टू ईयर इसका प्रॉफिट का ग्रोथ है 39%। लेकिन हमने अगर दिसंबर 23 में HDFC बैंक का टोटल नंबर ऑफ शेयर देखा जाए तो 557 करोड़ था, मतलब 557 करोड़ उसके पास शेयर था मार्केट में। तो उसका उस हिसाब से EPS आ रहा था 22.80। लेकिन बैंक ने जब क्वार्टरली रिजल्ट पोस्ट किया, बैंक ने क्वार्टरली रिजल्ट पोस्ट करने के टाइम पिछले क्वार्टर में बैंक क्या किए, कुछ अमाउंट टैक्सेशन प्रोविजन दिखाए थे। वो आप क्लॉज नंबर 12 में मैं आपको मेंशन करना चाहूँगा। बैंक का एक क्वार्टरली रिजल्ट में क्लॉज नंबर 12 में ये चीज़ उन्होंने मेंशन किया है। तो ये क्या मेंशन किया है? ये क्लॉज नंबर 12 का मेंशन यही था कि हमने टैक्स प्रोविजन दिखाया था 1,500 करोड़ एंड 2,500 करोड़। जो टैक्स प्रोविजन बैंक क्यों दिखाया? क्योंकि बैंक ने पहले सोचा था बैंक का अर्निंग ज़्यादा होगा, उस हिसाब से टैक्स ज़्यादा होगा, तो उन्होंने उस हिसाब से टैक्स का अमाउंट ज़्यादा प्रोविजन करके रखे थे। लेकिन अभी जब बैंक ने देखा कि उसका उस हिसाब से प्रोविजन आ नहीं रहा है, टैक्स का लायबिलिटी कम हो रहा है, तो इसलिए HDFC बैंक ने क्या किया, वो वाला अमाउंट को राइट बैक कर लिया। तो टोटल राइट बैक अमाउंट क्या था फॉर दिस क्वार्टर? ये अमाउंट था 1,500.96 करोड़ एंड फॉर 9 मंथ्स का टोटल था 2,507.65 करोड़। दैट इज कुल मिला के लगभग 4,000 करोड़ का ये जो टैक्स प्रोविजन था, ये HDFC बैंक ने राइट ऑफ कर लिया, राइट बैक कर लिया। तो उसमें क्या हो गया, ये चीज़ सीधा सीधा इसका प्रॉफिट में हिट कर गया, तो प्रॉफिट, इसीलिए प्रॉफिट ज़्यादा दिख रहा है।
लेकिन आप अगर ये दोनों को मतलब राइट बैक अमाउंट को जो टैक्स प्रोविजन के अगेंस्ट में एचडीएफसी बैंक दिखा है इसको हटा भी दोगे तो फिर प्रॉफिट होता है 17,700 करोड़ माइनस 4,000 करोड़, तो 13,700 करोड़ का मोटा मोटा प्रॉफिट था। तो फिर भी वो ईयर टू ईयर देखा जाएगा तो देखिए 7% के आसपास प्रॉफिट ग्रोथ हो रहा है। लेकिन फिर भी क्यों एचडीएफसी बैंक गिर रहा है? इसका और एक हिडन रीज़न यही है, जो ईपीएस था हमने जो आपको पहले बताया 22.8 का जो ईपीएस था उस टाइम एचडीएफसी बैंक का शेयर था 557.67 करोड़। लेकिन रिसेंटली क्या हुआ है, एचडीएफसी बैंक एंड एचडीएफसी का मार्जर हुआ है। तो जब एचडीएफसी एंड एचडीएफसी बैंक का मार्जर हुआ है उसमें नंबर ऑफ शेयर बहुत इंक्रीज हुआ है। अभी आज का दिन में एचडीएफसी बैंक का टोटल शेयर है 759.24 करोड़। तो नेट प्रॉफिट अगर आपका 13,709 करोड़ को आप 759 करोड़ से डिवाइड करोगे तो उसका जो ईपीएस आता है स्टॉक का वो 18.06 होता है। ईपीएस का मतलब क्या है? ईपीएस का मतलब होता है अर्निंग पर शेयर। तो अर्निंग पर शेयर जितना इंक्रीज होता है स्टॉक प्राइस भी उतना ही इंक्रीज होता है। तो जब अर्निंग पर शेयर गिर गया है तो ये देखा जाए जब 22 रुपया से अर्निंग पर शेयर अभी गिर के 18 रुपया हो गया है। इसीलिए अर्निंग पर शेयर में सीधा सीधा ईयर टू ईयर 20% का लॉस दिख रहा है। यही ये मेन रीज़न जिसके लिए मैनेजमेंट डिसाइड भी नहीं कर पा रहा है, इसके लिए क्यों रीज़न है और एचडीएफसी बैंक काफ़ी दिन से चल भी नहीं रहा है। ये मेन रीज़न था और मेन आज एफआईआई का इतना सेलिंग हुआ मार्केट पे जिसके कारण के चलते ये एचडीएफसी बैंक पेन दिया जा रहा है। देखिए जो रिटेलर के पास है जैसे हम आप जिस लोगों के पास एचडीएफसी बैंक है हम लोग बेच नहीं रहे हैं, हम लोग इसको एज ए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन एफआईआई के चलते ये चीज़ सेल हो रहा है एंड एचडीएफसी बैंक का प्राइस घट रहा है। अभी इसमें मैं बताना चाहूँगा डरने का कोई रीज़न है क्या? आपके लोग का सवाल जनरल सवाल ये हो सकता है क्या यहाँ पे कोई डरने का रीज़न है? मैं ट्रेडर के लिए तो नहीं बोल सकता हूँ, मैं इन्वेस्टर के लिए तो एक बात ज़रूर बताऊँगा, डरने का कोई रिस्क नहीं है, कोई सवाल नहीं है। देखिए यहाँ पे एचडीएफसी बैंक के साथ हुआ क्या है, बैंक का जो से डिपॉजिट है डिपॉजिट का ग्रोथ कम हुआ है। डिपॉजिट का ग्रोथ का मतलब क्या है? बैंक का जो कासा रेशियो है, कासा रेशियो क्या होता है? करेंट अकाउंट एंड सेविंग्स अकाउंट का रेशियो। ये क्या होता है? मान लीजिए मेरा आपका एचडीएफसी बैंक में सेविंग्स अकाउंट है तो उसके बदले में मैं कुछ पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ, पैसा रख रहा हूँ 20-25 हज़ार जो भी है उसके इसमें बैंक मुझे 3% का इंटरेस्ट दे रहा है और जो करंट अकाउंट मेंटेन होता है उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है। तो ये दोनों को मार्च करके बोला जाता है कासा करंट अकाउंट सेविंग्स अकाउंट रेशियो। ये जितना बैंक के पास रहता है तो उतना क्या होता है, बैंक के पास लिक्विडिटी ज़्यादा रहता है, बैंक उस पैसे से लोन देता है एंड बैंक का इंटरेस्ट एज ए अर्निंग के फॉर्म में बैंक के पास वापस आता है। तो अभी ये कासा रेशियो क्या था? कासा रेशियो लास्ट क्वार्टर में 42% था बैंक के पास, जो अभी घट के इस क्वार्टर में 37% हुआ है। तो ये जो इतना फॉल हुआ है 42 to 37% का जो फॉल हुआ है इसी के चलते मेन एचडीएफसी बैंक घट रहा है। अभी इसमें क्या करना चाहिए? मैं एक चीज़ तो बताऊं, देखिए अगर आपका एचडीएफसी बैंक में सेविंग्स अकाउंट है, अगर आपको सेविंग्स में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, डिपॉजिट में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो एचडीएफसी बैंक का शेयर गिरने से कोई फ़र्क नहीं आना चाहिए। तो क्या व्यू रहना चाहिए और कैसे क्या करना चाहिए? देखिए आज का दिन में एचडीएफसी बैंक में जो पी रेशियो है दैट इज़ 16 के नीचे पी आ चुका है। जो कोविड के टाइम ये इतना पी में बैंक घूम रहा था और आज भी सेम पी में घूम रहा है। तो पी के रिस्पेक्ट में देखा जाए ये 16.2 जो पी है, 16 का पी जो भी है ये बहुत नॉमिनल पी है। इस पी ये रिप्रेजेंट करता है बैंक आज के दिन में बहुत सस्ता वैल्यूएशन में मिल रहा है आपके पास। देखिए मार्केट पे दो चीज़ होता है, एक होता है वैल्यूएशन और एक होता है मार्केट सेंटीमेंट। आपको दो चीज़ अच्छा नहीं मिल सकता है। मान लीजिए आप यही सोच रहे कि वैल्यूएशन भी मुझे सस्ता मिले और मार्केट सेंटीमेंट भी अच्छा रहे, मैं उस टाइम में कोई भी स्टॉक खरीदूंगा, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। जब आपका वैल्यूएशन अच्छा रहेगा तब सेंटीमेंट खराब रहेगा। जैसे आज का एचडीएफसी बैंक का केस है, वैल्यूएशन ठीक है लेकिन मार्केट सेंटीमेंट बहुत खराब है इसीलिए स्टॉक गिर रहा है। इतना पेन तो आपको लेना पड़ेगा। अगर आपको इन्वेस्टर बनना है तो आपको इसी मौके का इंतज़ार करना पड़ेगा जहाँ पे आपको कोई भी अच्छे से अच्छा स्टॉक सस्ता वैल्यूएशन में मिले, तभी आप जाके पिक करेंगे।
तो अभी इसमें क्या करना चाहिए, मैं फिलहाल आप लोगों को एक छोटा सा बता देता हूँ। देखिए, इस टाइम आपको HDFC बैंक में इन्वेस्टेड रहना चाहिए मेरे हिसाब से। 60 to 65% आप इन्वेस्टेड रहिए। 30 to 35% पैसा जो है आपका अभी भी कैश इन हैंड रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि मार्केट कितना गिरेगा, बैंक कितना गिरेगा, किसी को कोई आइडियाज़ नहीं है। तो मेरे हिसाब से 30 to 35% पैसा आप हमेशा आपके पास रखिए। जब भी कोई 2 to 3% या मोर देन 3% एक फॉल आपको दिखे मार्केट पे, आप उस टाइम इस पैसे को हर 5% पे 2 to 3% फॉल में हर 5% आपका टोटल HDFC बैंक का आप इन्वेस्ट कीजिए। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, टोटल इन्वेस्टमेंट ऐसा ना हो जाए कि आपका टोटल पोर्टफोलियो वैल्यू का 10 से 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। भला कोई भी स्टॉक किसी भी अच्छा वैल्यूएशन में मिले और आपका कितना भी अच्छा मैनेजमेंट हो, लेकिन कोई भी स्टॉक में मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि आपको 10 से 15% से ज़्यादा इन्वेस्टेड नहीं रहना चाहिए, जो चीज़ कि आपका एक आइडियल पोर्टफोलियो क्रिएट करता है। तो अभी आते हैं इसका एक सपोर्ट, कहाँ पे HDFC बैंक का मुझे सपोर्ट फर्दर दिख रहा है। देखिए, मुझे जो HDFC बैंक का सपोर्ट दिख रहा है वो 1453 के आसपास, आप अगर ये ब्लैक लाइन में देखेंगे 1453 के आसपास मुझे एक अच्छा सपोर्ट दिख रहा है, जो आपका HDFC बैंक का काफ़ी दिन से ये सपोर्ट में HDFC बैंक घूम रहा है। इसी से सपोर्ट लेता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है। तो ये 1450 का लेवल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इससे भी ये गिर जाता है तो लगभग HDFC बैंक 1300 का लेवल दिखा सकता है। लेकिन मुझे जो पर्सनली लगता है कि ये इस लेवल से नीचे नहीं आना चाहिए। इसी लेवल में एक सपोर्ट बना के फिर ये कंसोलिडेट होगा, फिर उसके बाद ये ऊपर फिर से मूव ऑन करेगा। हो सकता है इसमें 2 महीना टाइम लगे, 3 महीना टाइम लगे, लेकिन लगेगा। अभी इसमें और क्या करना चाहिए, देखिए इसमें और एक चीज़ बताऊंगा। आप अगर आज इन्वेस्ट करके 2 महीना 3 महीने का सोच रहे कि 2 महीने बाद में इसको सेल कर दूंगा, 3 महीने बाद सेल कर दूंगा, तो एज ए ट्रेडिंग भी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताऊंगा आप ट्रेडिंग में इन्वेस्ट मत कीजिए, कोई भी स्टॉक में इन्वेस्ट मत कीजिए। आप जो भी इसमें व्यू है मिनिमम 2 से 3 साल का व्यू रखिए। मुझे तो HDFC बैंक एज ए टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से 2050-2060 का लेवल मुझे लग रहा है ये बहुत जल्दी दिखाएगा, क्योंकि इसमें अगर आप देखेंगे तो ये देखिए एक कप विथ हैंडल पैटर्न इसका चार्ट में शो हो रहा है। तो ये जो कप विथ हैंडल पैटर्न होता है, इसमें ये जो डेप्थ होता है, डेप्थ को पिक करके अगर आप कप के टॉप में बैठाएंगे तो ये आपका लगभग टारगेट आ रहा है 2046, जो आज का दिन में जो HDFC बैंक का प्राइस है उस हिसाब से लगभग 40% का एक गेन मेरे नज़र में दिख रहा है ये। तो मेरा आप लोगों के निवेदन यही है, आप लोग ये ख़राब टाइम में थोड़ा पेशेंस रखिए। मुझे पता है कोई भी रिटेल इन्वेस्टर बेच नहीं रहा है, उल्टा खरीद ही रहा है, लेकिन आप एक स्ट्रेटेजी बेस बना लीजिए। हर गिरावट में आप खरीदारी करते रहिए ताकि आपका पोर्टफोलियो का वैल्यूएशन ठीक ठाक रहे। लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखेंगे, 10 से 12% से ज़्यादा आपका पोर्टफोलियो का किसी भी सिंगल स्टॉक में इन्वेस्टेड नहीं होना चाहिए। चलिए, आपको ऐसा वीडियो मैं चाहता हूँ आप लोगों के साथ शेयर हो जाए। आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल में नया आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।